मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 8 एंड 9 मर्ज्ड के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब मैडम ये क्या होता है 8 एंड 9 मर्ज क्यों कर रखा है यहाँ पे आपने? जोर आ रहा है कि आपको चाहती नहीं होगा कि दोनों की अलग अलग वीडियो बनाओ? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। हुआ कुछ ऐसा कि जो हमारे सीबीएसई वाले हैं या कहा जाए तो एनसीईआरटी वाले हैं, थोड़े समय पहले ऐसी कुछ बातचीत चली कि यार जो अपनी किताबें हैं उनको हमको फिर से थोड़ा सा टटोलना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, थोड़ा सा सिलेबस को चेंज करना चाहिए, है ना, किताबों को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। तो जो 8 एंड 9 चैप्टर थे उनको इन्होंने बोला कि है ऑलमोस्ट सिमिलर चीज, 8 का चैप्टर का जो नाम है उसको हटाओ, 9 का चैप्टर का जो नाम है उसको हटाओ, दोनों चैप्टर को मिला के नाम दो विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड, और दोनों चैप्टर को मर्ज कर दो। ठीक है, तो अभी वाले बच्चों के लिए वो एकदम से अपडेट नहीं हुआ है कि किताब में ही दिख जाए, है ना। हो सकता है आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो तो आपके लिए सिर्फ इसी नाम से एक चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको इन सारी फालतू की पंचायत से कोई मतलब नहीं है। अब ये चैप्टर है, आपके एनसीईआरटी सोल्यूशन है, आपके पास में आपको मिल जाएंगे, है ना। अब जैसे जो बच्चे अभी है, जो अभी हाल देखेंगे ये वीडियो, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो आपके 8 और 9 चैप्टर्स है उनको मिला के पूछा जाएगा और उनके एनसीईआरटी सोल्यूशन में आपको करवा रही हूँ। उसको पूरे को एक ही चैप्टर मान लिया गया है, नाम उसका रख दिया गया है विलेजेस एंड टाउन्स एंड ट्रेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ भी ज्यादा मत सोचो इसके अलावा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एनसीईआरटी सोल्यूशन कर लो डायरेक्ट, है ना। क्लियर? चलो बात कर ले चैप्टर की। ठीक है, तो अब इसमें आपको शुरुआत में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम भर लेते हैं, बता भी देंगे कि क्यों, किस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर हम भर रहे हैं, है ना, क्या कारण से हम उसके अंदर फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आए, फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में पूछे जाए, 6th क्लास के बच्चे जो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं बता रही हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स बेटा आप लोगों को जब भी एग्जाम में आए तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ऐसे डैश लगा के लिख दिया जाता है ना। तो डैश वॉज अ वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। ये वाला जो शब्द है, ये जो लार्ज लैंड ओनर्स मतलब कि बड़े बड़े लोग जिनके पास में बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता था तमिल रीजन में, है ना। तो आपको बताना है कौन है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आंसर अपनी कॉपी में, आंसर वेलालार। ठीक है, वेलालार, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेलालार। आप चाहो तो ऐसे करके डैश के ऊपर वेलालार लिख के पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। वॉज अ वर्ड used for large land owners in तमिल। ठीक है, समझ में आया? प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है? आपका आंसर राइटिंग का तरीका सही होना चाहिए। आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आंसर पता होना तो सबसे पहले जरूरी है ही। आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए, तो आपको पता चल आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसकी स्पेलिंग क्या लिख रहे हो ये मैटर करता है। 1 वर्ड के क्वेश्चन है ना, या फिर स्पेलिंग जिसके अंदर सीधे के सीधे दिख जाए जो मेन आंसर वही, और उसकी भी स्पेलिंग अगर आप गलत कर देते हो तो आपका 1/4 नंबर कट जाता है एकदम से पूरे आंसर में से। तो इसका अगर आप लिख रहे हो तो ये सही माना जाएगा, पर आंसर अगर 1 नंबर का है तो आपको जो मार्क्स है वो उसके 3/4 ही मिलेंगे। तो क्यों हमारे थोड़े थोड़े नंबर भी हमको वेस्ट करना, है ना। तो 1/4 नंबर वो काट लेंगे कई सारी जगह पर, तो हाफ मार्क्स ही काट लेते हैं। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको नंबर नहीं जाने देना है। आप स्पेलिंग भी एकदम करेक्ट लिखो ना, वेललार। देखो जैसा प्रोनाउंस करोगे वैसी स्पेलिंग आप लिख के आओगे, वेललार वेललार। तो एल पे ज्यादा जोर रहेगा तो आप डबल एल लिख के आओगे, ठीक है, लार तो लिख दोगे, है ना। तो स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी लिख रहे हो तो भले अभी लग रहा है तो अभी आंख बंद करके स्पेलिंग एक कॉपी पे लिख लो तो आपको याद रहेगी। ठीक, अगले की बात करें, द ग्राम भोज का ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द। ग्राम भोज का अपनी लैंड जो है वो किसके द्वारा कल्टिवेट करवाता था? तो पहली बात तो ग्राम भोज का कौन होता है, विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन ये शब्द कहाँ पे यूज किया जाता था, नॉर्थ इंडिया में, है ना। जैसे कि वेलेलार, उजावर और एक जो ऐसे नाम है जो स्लेव्स के लिए यूज किया जाता था वो तमिल रीजन सदर्न इंडिया में यूज किया जाता है, ग्राम किया जाता था। ग्राम भोज का, गृहपति, है ना, ये जो नाम थे ये कहाँ पे यूज किए जाते थे, नॉर्दर्न इंडिया में यूज किए जाते थे, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में। क्लियर है? तो विलेज हेडमैन जो है वो ग्राम भोज का कहलाता था। अब विलेज हेडमैन के पास में जाहिर सी बात है जमीन होती थी,
तो उन जमीनों के ऊपर जो खेती होती थी वो ग्राम भोज का किससे करवाता था, है ना, किससे करवाता था, तो वो स्लेव्स और वर्कर्स से करवाता था, क्योंकि स्लेव्स और वर्कर्स के पास में अपनी जमीन नहीं होती थी, है ना। ये दास समरकार्स होते थे, ये जो स्लेव्स और वर्कर्स थे, या फिर आप दास समरकार्स भी लिख सकते हो, है ना। ये आंसर भी आपका हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ये नाम न याद आए तो आप स्लेव्स और वर्कर्स भी लिखोगे तो आपका आंसर सही कहलाएगा, ठीक है। तो इनसे क्या करवाते थे, इनसे अपनी जमीन के ऊपर खेती करवाया करते थे। प्लोमैन वर नोन एज इन तमिल, तो अभी मैंने आपको बताया ना वेललार, ठीक है, वेललार। और जो प्लोमैन होते थे, मतलब जो कि क्या कहते हैं उसको, हकाई करते थे ना, जैसे कि खेत है, अभी आपने क्या किया, आपका खेत है, अब उसके अंदर आपने एक फसल बोई, है ना, फसल, उसके बाद में फसल की कटाई हो गई, अब आपको नई बोनी करनी है, तो उसके पहले आप क्या करोगे, हकाई करोगे। हकाई करोगे मतलब प्लोइंग करोगे, प्लोइंग करोगे मतलब जो जमीन की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको ऊपर नीचे करवाओगे। तो वो लोग जो ये किया करते थे उनको क्या कहा जाता था, उजवार, ठीक है, क्या कहा जाता था, उजवार कहा जाता था, है ना। तो ये जो शब्द है वेललार, उजवार, है ना, और जो एक और शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये जो शब्द है ये तमिल रीजन में यूज करते थे, है ना। ग्राम भोज का, गृहपति के जो शब्द है ये नॉर्दर्न इंडिया में यूज करते थे, ठीक है। तो उजहार जो है वो क्या हो जाएगा, उजवार जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट गृहपतिज वर कौन से लैंड ओनर्स, तो गृहपति जो थे वो स्मॉलर लैंड ओनर्स थे, है ना, जिनके पास में छोटी जमीन थी। और जो ग्राम भोज का थे वो बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनके पास में बड़ी जमीन थी। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, आप नाम में कंफ्यूज मत होना, आपको लगेगा कितने सारे नाम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नॉर्दर्न इंडिया और ये सदर्न रीजन, क्योंकि हर रीजन में हर एक तरह के लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ये तो आप समझते हो, है ना। तो नॉर्दर्न इंडिया में ग्राम भोज का जो कि विलेज हेडमैन हुआ करता था, जिसके पास में बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, उनको ग्राम भोज का कहा जाता था। गृहपति जो होते थे उनके पास में ग्राम भोज का से कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी जमीन होती थी, ठीक है। अब अगर सदर्न रीजन में बात करें, तो सदर्न रीजन में जो कि जिनके पास में बड़े लैंड ओनर्स जो होते थे, वो क्या कहलाते थे, वो वेललार्स कहलाते थे, वेललार्स कहलाते थे, ठीक है। और जो लोग हकाई करते थे, प्लोमैन होते थे, वो लोग क्या कहलाते थे, उजवार। दिक्कत तो नहीं है, कौन से रीजन में किसको क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, अलग अलग रीजन के लिए है, क्लियर, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। अब इसी के लिए वो फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे कि ये काम करते हैं, इनको इस रीजन में क्या बोलते थे, ये काम करते हैं, इनको इस रीजन में क्या बोलते थे, बस आंसर आपका जो है वो इसी में से निकल के आना है ना, ठीक। अगले पे आ जाए, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोज का, व्हाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल। ग्राम भोज का के फंक्शंस बताओ कि वो क्या काम किया करता था और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो पावरफुल है ना। तो ये इसके बारे में आपको चैप्टर में बताया हुआ है, फिर से हम बात कर लेते हैं और वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ग्राम भोज का कौन था। ग्राम भोज का जो है वो विलेज हेडमैन था। सबसे पहले बताना जरूरी है कि वो आखिर में कौन था, है ना। बहुत सारे समय पे लार्जेस्ट लैंड ओनर्स भी वही हुआ करते थे, जिनके पास में गांव में सबसे बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, वो भी ग्राम भोज का कहलाते थे, ठीक है। वो पावरफुल था विलेज में क्योंकि वो टैक्स भी कलेक्ट किया करता था विलेजर्स से किंग के नाम पे, है ना, और एक जज की तरह भी काम करता था और एनफोर्स द लॉ ऑफ द किंग इन द विलेज। तो बेसिकली देखा जाए तो ग्राम भोजका के बारे में आप क्या लिखोगे, ऐसा पर्सन विलेज में जो कि विलेज का हेडमैन माना जाता है, जिसके पास में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। और वो पावरफुल इसलिए था क्योंकि जो किंग थे, है ना, अब राजा क्या करते हैं, राजा जो गांव में ऐसा बंदा जिसके पास में अच्छी संपत्ति है, जिसको लोग मानते हैं, जाहिर सी बात है जिसके पास में ज्यादा संपत्ति है उसको लोग ज्यादा मानेंगे, है ना। तो वो जब उसको ज्यादा मानेंगे तो जाहिर सी बात है उससे काम करवाया जा सकता है, उसको कोई पावरफुल काम दिया जा सकता है, उसको कुछ अच्छा काम दिया जा सकता है। तो राजा जो है इन ग्राम भोजका के थ्रू विलेज से जो टैक्स कलेक्शन का काम होता था वो करवाया करता था, है ना। तो राजा के बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन का काम कौन करता था, ग्राम भोज का। टैक्स लेता था और राजा को देता था, टैक्स लेता था और राजा को देता था, ठीक है।
साथ ही साथ में यही जो ग्राम भोज का होते थे विलेज हेडमैन थे, इसीलिए ये जज की तरह भी काम करते थे। अगर विलेज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इनको बुलाया जाता था और राजा जो भी रूल्स रेगुलेशन करवा रहा है उसका भी ध्यान रखता था कि विलेज में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अधिकतर आप देखोगे कि वो कॉलोनीज जिसके अंदर सादे लोग रहते हैं, ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, उनमें एक दो घर ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, जिनके पास में काफ़ी पैसा होता है ना, तो सब लोग उनको मानते हैं, उनकी बातें मानते हैं। अक्सर अगर कॉलोनी में लड़ाई होती है तो वो आते हैं, क्या हुआ, चलो ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो उनकी बात लोग माना करते हैं, है ना। तो वो वैसे ही आप जो है वो ग्राम भोजका को समझ लो। तो बस ये चीज़ें आप ग्राम भोजका के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज। ऐसे क्राफ्ट पर्सन्स के नाम आप बताइए जो कि विलेजेस और सिटीज दोनों में प्रेजेंट हो सकते होंगे उस समय पे, है ना। तो क्राफ्ट पर्सन जैसे कि ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स जो कि प्रेजेंट होंगे विलेजेस और सिटीज़ दोनों में, क्योंकि विलेजेस और सिटीज़ दोनों में हमको पॉटरीज मिली, है ना, अलग अलग सामान बने हुए मिले, दोनों जगह पे मिले, तो जाहिर सी बात है दोनों काम दोनों तरफ हो रहा होगा, है ना। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट एंश्योर्ड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सेटलमेंट। तो ये तो एक्स्ट्रा में भी आप लिख सकते हो कि भैया ये जो लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे भैया। जाहिर सी बात है जब ब्लैक स्मिथ होगा आपके एरिया में, या फिर जो है वो कारपेंटर होगा आपके एरिया में, या फिर जो है वो क्राफ्ट पर्सन, छोटे मोटे क्राफ्ट पर्सन या वीवर्स जो होते हैं, पॉटर्स जो होते हैं, जो एरिया में होते हैं, तो आपका काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, आपको अलग अलग जगह पे जाना नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, क्राफ्टमैन सच एज ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, कारपेंटर्स एंड पॉटर्स वर प्रेजेंट बोथ इन विलेजेस एंड सिटीज। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट एंश्योर्ड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सेटलमेंट। क्लियर है, ठीक। आगे आ जाए, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से हमको सही आंसर चूज करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर। रिंग वेल्स किस चीज के लिए यूज किए जाते थे, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, इरिगेशन या फिर ड्रेनेज, है ना। तो चैप्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो रिंग वेल्स जो हैं वो अधिकतर इरिगेशन के लिए यूज किए जाते थे। किसके लिए यूज किए जाते थे, इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इरिगेशन। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचमार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ। पंचमार्क कॉइन्स किसके बने हुए थे, सिल्वर, गोल्ड, टिन या फिर आइवरी, इनमें से किसके बने हुए थे। तो पंचमार्क कॉइन्स अधिकतर जो हमको देखने को मिले वो सिल्वर के बने थे। किसके बने थे, सिल्वर के बने थे। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। मथुरा वॉज ए इम्पॉर्टेंट, है ना, मथुरा कौन सी जगह थी। तो अच्छा, जिन लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए भी हैं, है ना, तो वो वाला वीडियो अगर देखा है तो ये आंसर आपको अगर एनसीईआरटी में नहीं भी पता है या बुक में आपने नहीं भी पढ़ा है, स्किप कर दिया है, और अगर आपने मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखा है तो उनको ये आंसर पता होगा कि इसका आंसर जो है वो होगा रिलीजियस सेंटर। मैंने आपको बताया है कि मथुरा वॉज फेमस फॉर रिलीजियस सेंटर क्योंकि वो कृष्ण भगवान का एरिया था, है ना, ऐसा माना जाता है। तो लोग जो है उस जगह के ऑरा को बहुत पसंद करते थे, वहाँ पे जाते थे, है ना, वहाँ पे वर्शिप करते थे, वहाँ पे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो इस वजह से वो जो एरिया है मथुरा का काफ़ी ज़्यादा फैल गया, बहुत अच्छा फैल गया और बहुत फेमस हुआ। तो किस कारण से हुआ, रिलीजियस सेंटर के कारण। तो आंसर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेणीज वर एसोसिएशन ऑफ। श्रेणीज किसके एसोसिएशन थे, तो देखो श्रेणीज जो थी वो एक तो मर्चेंट के एसोसिएशन थे कि जो मर्चेंट्स थे, मतलब जो टाउन्स विलेजेस में जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनके एसोसिएशन थे, और जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो क्राफ्ट का काम करते थे, उनके एसोसिएशन थे, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मर्चेंट्स दिया है या क्राफ्टमैन या फिर ए और बी दोनों दिया है तो दोनों टिक कर देंगे, ठीक है। रूलर्स, क्राफ्ट पर्सन, फार्मर्स और हर्डर्स, तो मर्चेंट्स नहीं दिया, सिर्फ क्राफ्ट पर्सन दिया है तो क्राफ्ट पर्सन को टिक कर देंगे। अगर मर्चेंट्स सिर्फ दिया होता तो मर्चेंट्स को टिक कर देते, या क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स दोनों दिया होता तो हम दोनों को टिक कर देते, ठीक है। अलग अलग एसोसिएशन थे इनके। विच ऑफ द आयरन टूल्स shown on page number 79 of NCERT textbook would have been important for agriculture, what would the other tools have been used for, है ना। तो हमको पेज नंबर 79 पे आपको एक वो पिक्चर दी हुई है सिकल की, एक्स की, है ना, और जो है वो आपको टोंग भी बताया जो चिमटा होता है ना। तो कुल्हाड़ी, सिकल है उसके अंदर और चिमटा है, तो इन तीनों चीज़ों की आपको वहाँ पे इमेज जो है वो दी हुई है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा उस समय पे, और उसका क्या काम था, साथ ही में जो रिमेनिंग दोनों टूल्स उनका भी क्या काम था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुल्हाड़ी, सिकल और चिमटा जो है अगर हम उसके अंदर देखें तो हमको जो इमेजेस दिख रही है उसके अंदर वो टोंग्स, एक्स और
सिकल हमको देखने को मिल रहा है। सिकल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया था। उस समय पे सिकल को यूज़ करते थे, जो सिकल होता है ऐसे घुमा हुआ होता है ना, ठीक है, सिकल को यूज़ करते थे। एक्स जो है वो लकड़ी काटने के लिए या फिर फायरवुड, जो लकड़ी की जो मतलब आग जलाने वाली लकड़ियाँ होती है, उनको इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। और टोंग्स जो होते हैं वो ब्लैक स्मिथ के द्वारा यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि वो हॉट आयरन को पकड़ने के लिए उनको चाहिए होता होगा, है ना। तो ये अगर एग्रीकल्चर के लिए पूछा जाए कि कौन सा टूल इनमें से एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिकल है ना। वो सिकल से काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर होता है ना। वो फसल काटने के लिए, थोड़ा बहुत मिट्टी इधर उधर करने के लिए सिकल जो है वो काम आ जाती थी, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर ये लिख सकते हो, पहले तो तीनों के नाम बताना ज़रूरी है कि तीनों है क्या, कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से टूल्स हैं। Compare the drainage system in your locality with that of the cities mentioned in the lesson. What similarities and differences do you notice? ठीक है, तो हमको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? हमारी लोकेलिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको जो सिटीज़ में मेंशन्ड ड्रेनेज सिस्टम है उससे, है ना। मतलब जो जिस ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई है चैप्टर में उस समय के, उस ड्रेनेज सिस्टम को हमारे आज के ड्रेनेज सिस्टम से कंपेयर करना है और उन दोनों में क्या समानता है ये बताना है और क्या अंतर है ये बताना है, ठीक है। तो समानता है उसके अंदर हमको क्या देखने को मिली, प्लानिंग की, कि जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम आज हम प्लान करके बिल्डअप करते हैं वैसा ही प्लानिंग उस समय पे भी उन सिटीज़ में हमको देखने को मिली, है ना। कि घरों में से निकालना है, फिर सारे घरों का ड्रेनेज सिस्टम आगे जाके एक ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ना चाहिए, फिर उस ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ी सी स्लांट होनी चाहिए ताकि वो पानी जो है वो बह के निकल के जाए, रुका ना रहे, है ना। तो ये जो प्लानिंग है ये आज भी वैसी होती है और उस समय पे भी वैसी थी। तो ये समानता है, ये सिमिलैरिटी है, ये चीज़ है ना। डिफरेंस हम अगर की बात करें तो मटेरियल में हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि उस समय पे जो मटेरियल यूज़ किए जाते थे वो जाहिर सी बात है वुड, मड, है ना, थैच, ये सारे जो होते हैं, है ना, मड, मिट्टी वगैरह से ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्डअप की जाती थी, क्योंकि उस समय पे जाहिर सी बात है सीमेंट, कंक्रीट और ये सब होता नहीं था। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम कंक्रीट, सीमेंट और इससे बना हुआ है ना। तो आप लिख दो सिमिलैरिटीज़ क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन आर लोकेलिटीज वेल प्लान, हमारी लोकेलिटी में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छे से प्लान करके बनाया हुआ है। सेम सिस्टम जो है लेसन में जो सिटीज़ मैंशनड है उसमें भी वैसी प्लानिंग है। डिफरेंस अगर हम बोले तो वो मटेरियल में हमको दिख रहा है कि आज का जो मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्यूरेबल मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि लंबे समय तक चले। अब जैसे मिट्टी वगैरह ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती, बारिश है तो गलेंगी, है ना। तो ऐसी दिक्कतें उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन कॉन्क्रीट वगैरह अगर हम देखें, पीवीसी पाइप्स देखें, मेटल्स देखें, तो ये पानी से गलने वाले नहीं है ना। तो ये ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलने वाले हैं। एंशिएंट टाइम में जो ड्रेनेज सिस्टम यूज होता था वो वुड, मड, ब्रिक और थैच से यूज होता था, जो कि लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता था, ठीक है, क्लियर है। हालांकि उसको बार बार करते रहते होंगे, इकट्ठा करके करते रहते होंगे तो वो एग्जिस्ट कर पाया है, क्लियर। हाँ। अगले पे आ जाए, मैच द फॉलोइंग आपको दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना है, मैच करना है। हमको यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं और हमको बताना है कि कौन से थे। वैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको मैच करके ही दे दिया है, आपको अलग अलग उसके अंदर बताए हुए हैं, है ना। तो मैच द फॉलोइंग में अगर मैं बोलूँ तो आप यहाँ से इसको लर्न ही कर लो कि मूवेंदर जो है वो किस में हमको देखने को मिले, चोलास, चेराज और पंड्याज में हमको देखने को मिले। लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ जो है वो सतवाहना रूलर्स को कहा जाता था। ये मैंने आपको एमसीक्यूज में भी करवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी के एग्जाम्स वगैरह में भी आ सकता है कि लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ किन को कहा जाता था। तो वो रूलर्स के नाम दे सकते हैं, मौर्यन रूलर, गुप्ता रूलर, है ना, अलग अलग डायनेस्टी के रूलर दे देंगे, सतवाहना रूलर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सतवाहना रूलर्स थे जो वेस्टर्न पार्ट में बिल्डअप हुए थे, है ना, वो लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहलाए जाते थे, ठीक है। अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरिता में उनका नाम जो है वो मेंशन हमको देखने को मिला है। बोधिसत्वा जो है वो महायाना बुद्धिज्म में हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। ज़ुआनज़ैंग जो है वो चाइनीज पिलग्रिम था, है ना, चाइनीज पिलग्रिम था जो कि चाइना से आया था यहाँ पर तीर्थ यात्री बन के, है ना। वो बहुत सारा मटेरियल यहाँ से बुद्धिज्म का लेके गया था और अपने देशों में उसने बांटा था, है ना। Why did the kings want to control the silk route? सिल्क रूट किंग्स क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? पहली बात तो सिल्क रूट होता क्या है, तो सिल्क रूट की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहली बात की जाए तो सिल्क जो है उसको बनाना एक काफ़ी
काफ़ी लंबी प्रोसेस थी, है ना। तो सिल्क वॉर्म तो होते थे, लेकिन सारे लोगों को हर देश में ये प्रोसेस नहीं पता थी। तो सबसे शुरुआत में सिल्क बनाने की प्रोसेस जो है वो चाइना में शुरू हुई, है ना। अब उन्होंने अपनी प्रोसेस जो है वो बाहर नहीं निकलने दी थी बहुत लंबे समय तक। वो सिल्क बनाते थे और उसके बाद में वहाँ के जो राजा है, अगर कहीं और के राजा से इंटरेक्ट करते थे तो गिफ्ट में वो सिल्क दिया करते थे। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे कि ट्रेडर्स हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो चाइना से ट्रैवल करने लगे अलग अलग जगहों पर। तो जब वो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल किए तो अपने साथ में सिल्क लेकर आए। फिर या तो कुछ लोगों ने वो प्रोसेस अलग अलग देशों में बताई, तो फिर ऐसे ऐसे करके जो है वो सिल्क अलग अलग देशों में बनना शुरू हो गया। तो यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से यहाँ ले जाना। तो जिस रास्ते से वो सिल्क आता था उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता था। अब उस समय पे सिल्क होना मतलब एक काफ़ी बड़ी बात थी, है ना। मतलब काफ़ी एक बड़ा ट्रेडिंग करने का सामान था सिल्क। मतलब इंडिया से भी सिल्क, इंडिया का टेक्सटाइल जो है वो शुरुआत से काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो इंडिया से भी ले लेकर जाते थे। तो जो रूट था ना, रूट सब चाहते थे, हर एक डायनेस्टी कहा जाए तो, या हर एक जो पावरफुल इंसान थे, या हर एक जो कंट्री है, अभी भी हमने बहुत बात तक भी देखा, वो सब सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब एक बंदा या एक ग्रुप ऑफ पीपल उस रूट से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको टैक्सेस देना पड़ते थे, या कस्टम ड्यूटी। जैसे आज हम टोल टैक्स देते हैं ना, तो वैसे वो लोग ने शुरुआत से ही कस्टम ड्यूटीज़ लगवाना शुरू कर दी थी, वहीं से आया, उसको हमने फिर टोल टैक्स कर दिया, है ना। तो वो कस्टम ड्यूटीज़, तो अगर मान लो किसी का, मान लो वो सिल्क रूट मेरे नाम का हो गया, कि अब उस रूट पे जो भी आ जाएगा वो कस्टम ड्यूटी देगा, तो वो कस्टम ड्यूटी मेरे पास आएगी, तो जाहिर सी बात है मैं पैसा कमा पाऊंगी ना उससे, तो मेरा कितना कुछ ना करूँ मैं वहीं से मेरा पैसा आता रहेगा। तो हर कोई चाहता था उस सिल्क रूट को कंट्रोल करना, है ना। तो किंग्स वॉन्टेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट टू प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स। पहली बात तो ट्रेडर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वो चाहते थे। दिस वॉज डन with the aim of ensuring flourishing trade. The flourishing trade could ensure good tax collection and collection of tributes. Hence, the king wanted to control the Silk Route. ठीक है, तो बस वही चीजें आप क्या कर दो, इसमें मेंशन कर दो। What kinds of evidence do historians use to find out about trade and trade routes? कौन कौन से एविडेंस जो है वो हिस्टोरियंस ने यूज किए ट्रेड और ट्रेड रूट्स को पता करने के लिए, ट्रेड और ट्रेड रूट्स की जानकारी निकालने के लिए। मतलब कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया गया है, किन किन सबूतों का यूज़ किया गया है ना। तो हिस्टोरियंस ने बहुत सारे आइटम्स देखे ट्रेड के, मतलब जिन चीज़ों का ट्रेड किया जाता था उनके, है ना। अगर पर्टिकुलर आइटम की, if a particular item comes out to be from a distant land, this shows the existence of a trade relation with that part of the world. अब जैसे मान लो कि रोम का कोई लैंप हमको इंडिया के किसी हिस्से में दिखा, मतलब ऐसा लैंप जो सिर्फ रोम में बनता है, उसको हमने इंडिया के किसी हिस्से में हमने खुदाई की तो हमको कहीं से निकला हुआ दिखा, तो जाहिर सी बात है कि रोम से सामान इंडिया में आया, मतलब वहां से किसी ने यहाँ पे लाया, मतलब कोई आया, है ना। समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब कोई आता जाता था, मतलब लोग आते जाते थे, मतलब ट्रेड होता था, है ना। जाहिर सी बात है तभी वहाँ का सामान यहाँ आ सकता है। अब जब सिल्क सिर्फ चाइना में बनता था, इंडिया में अगर सिल्क के कपड़े हमको कहीं ना कहीं लगे हुए दिखे, बहुत पुराने समय की खुदाई की हमने, तो जाहिर सी बात है इंडिया में सिल्क आया, मतलब चाइना से आया, और कहाँ से आ सकता है, क्योंकि चाइना में ही था वो, तो पहले तो कहीं और था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं थी प्रोसेस वो वाली, है ना। मतलब चाइना के लोग यहाँ आए, फिर हमने और भी बहुत सारे एविडेंसेस देखे कि भैया वो जुआनजैंग वगैरह आए, फाजियान और ये आए, वो यहाँ से मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके गए, बुद्धिज्म की बहुत सारी चीज़ें लेके गए, अपने देशों में फैलाया, तो वो आए होंगे, वो यहाँ से लेके गए तो वहाँ से भी कुछ लेके आए होंगे अपने साथ में, सिर्फ शरीर तो नहीं लाए होंगे, कपड़े पहन के आए होंगे, कुछ रख के लाए होंगे, है ना। मतलब लोग आते थे, ट्रेड करते थे, सामान एक्सचेंज करते थे, ये सब हिस्टोरियंस को इनके थ्रू पता चला, है ना। हिस्टोरियंस ऑल्सो लुक फॉर कॉइन्स विच टेल अ लॉट अबाउट हिस्ट्री। हिस्टोरियंस ऑल्सो लुक इनटू अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स। तो किसकी मदद से ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में पता चलता है हिस्टोरियंस को? सामान के थ्रू, है ना, कॉइन्स के थ्रू, है ना, और जो है वो कहा जाए तो जो पिलग्रिम्स थे और ट्रेडर्स थे उनके जो भी सामान थे, है ना, या फिर उनकी कोई लिखी हुई चीज़ें थी उसके थ्रू। तो बस वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दो। क्लियर? What were the main features of भक्ति? भक्ति के मेन फीचर्स क्या है? तो वो जो बिगनिंग ऑफ भक्ति वाला पैराग्राफ है ना, उसमें भक्ति के मेन फीचर्स आपको बताए हुए हैं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पीपल स्ट्रगल टू फ्री द रिलीजन फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रीस्ट। ठीक है, जो प्रीस्ट ने कंट्रोल में ले रखा था रिलीजन को, है ना। तो ये जो भक्ति वाली जो चीज़ें जो शुरू हुई थी, ये इसीलिए लोगों ने शुरू की थी कि भैया ये जो प्रीस्ट हैं, जो अपने ही हिसाब से अपने रूल्स बनाए जा रहे हैं, अपने हिसाब से ऊंच नीच जो है वो डाले जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से क्या हो, फ्री हो जाए। साथ ही में अ पर्सन वॉज फ्री टू चूज हिज वेज एंड मीन्स टू वर्शिप अ गॉड। अगर एक बंदे को, मतलब जाहिर सी बात है कि आप एक धर्म में, आपके
मतलब आपने बता दिया कि उनका बेटा यही धर्म फॉलो करेगा। मान लो कि किसी को कोई और धर्म फॉलो करना है तो उसको तो वो प्रीस्ट ने कह दिया कि नहीं अब तो तू धर्म बदल ही नहीं सकता, तो ये तो बहुत मतलब एक फ्रीडम नहीं रहेगा ना किसी को भी। तो भक्ति का मतलब ये कि आप जो करो दिल से करो, ठीक है, अपने तरीके से करो, है ना। मेडिटेट करना चाहो मेडिटेट करो, एक भगवान को मानना चाहो 10 को मानना चाहो, आपकी इच्छा, लेकिन वो आपके ऊपर है ना। तो दिस वाज आल्सो मेन फीचर। प्योर डिवोशन टू अ डाइटी वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट कुड बी यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ गॉड। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप भगवान की तरह यूज कर सकते थे, और किसी एक आइडल को मानना वॉज अ मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो यही सब हमको उस भक्ति वाले पैराग्राफ में बताया हुआ है, वही चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर है। डिस्कस द रीजंस व्हाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। आप रीजन बताओ कि चाइनीज पिलग्रिम्स को इंडिया में आने की जरूरत क्या पड़ी, है ना। तो चाइनीज पिलग्रिम वर मेनली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग बुद्धा एंड बुद्धिज्म। आप देखोगे कि आज भी वहां पर आपको बुद्धिज्म जो है वो काफी ज्यादा वहां के लोग फॉलो करते हैं। तो जब उन्हें पता चला होगा किसी के थ्रू, तो क्योंकि बुद्धा जो है वो उन्होंने यहीं पर जन्म लिया, यहीं से उनको एनलाइटमेंट मिला और यहीं से उन्होंने चीजें फैलाई, है ना। तो उनको जब पता चला होगा तो वो आए होंगे ये सारी चीजें देखने। फाजियांग जो है वो कई सारे राजाओं के कोर्ट में भी बैठा, है ना। ज़ुआनज़ैंग भी कई सारे राजाओं के कोर्ट में बैठा, कहानियाँ पढ़ी, पोएट्स लिखी, राजा के प्रेज में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, यहाँ के बारे में उनको बहुत सारा कुछ पता चला। तो वो मेनली इंडिया में आए थे। उनका रीज़न यही था कि वो बुद्धा को जाने, बुद्धा के बारे में जाने, बुद्धिज्म को जाने। तो वो बुद्धा और बुद्धिज्म के बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे सब ले गए, कहीं बहा दिए कुछ हमको मिले, कुछ हमको नहीं मिले। तो बहुत सारे कारण ये हैं कि हमको एविडेंस और ज़्यादा फुल प्रूफ हमारे पास में नहीं मिले, लेकिन पक्का ज़रूर है कि ऐसा सब कुछ जो है वो हुआ था, है ना। हेंस दे केम टू इंडिया। तो ये आपका आंसर आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हो भी तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, बेझिझक कमेंट करो, बताओ कि क्या आपको डाउट लग रहा है। 6th क्लास के बच्चों, आपको जो आपकी किताब के पीछे के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। आपने वो अच्छे से कर लिया तो आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे से बन जाएगा। आप इधर उधर किसी चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अभी आप छोटे हो, पर ये जो 6th क्लास की हिस्ट्री है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ये आपको बहुत काम आएगी। 6th क्लास की ज्योग्राफी भी जो है ये एक बेस है ज्योग्राफी का, जो आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। बच्चों को समझ ही नहीं आता है, बड़े बड़े बच्चों को आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछ लोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ये एंशिएंट इंडिया है, उनके बारे में उनको कुछ याद ही नहीं रहता, बस 10th क्लास का पढ़ते हैं और कहते हैं कि फ्रांस के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, इंडिया के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। भूल जाते हैं कि बचपन में सब इंडिया के बारे में ही बताया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे चीज़ें शुरू हुई, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कैसे चीज़ें शुरू हुई और कहाँ आगे ख़त्म हो रही है ना। तो ये भारत का जो शुरुआती दौर का इतिहास है, ये हम पूरा 6th क्लास में हमारे पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ो, लोड लेके मत पढ़ो, सब में कहानियाँ हैं। 45 मिनट के वीडियो बनाए हुए मैंने, कंप्लीट चैप्टर रिविजन आराम से देख सकते हो। वैसे ही मैं तेज़ बोलती हूँ तो बोर तो नहीं हो गए, है ना, लेकिन अगर फिर भी लगे तो 2x की स्पीड पर तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत फटाफट बोलती हूँ, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ कि आप बोर ना हो, है ना। और अगर आपको लग रहा है तो 1.5 पे आगे करके बढ़ा सकते हो, पर पढ़ा सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। एनसीईआरटी साथ साथ में लेके पढ़ना, पढ़ते जाना, बन जाएगा। अब लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे कोर्सेज है मैग्नेट ब्रेन्स पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई चिंता फिक्र लोड की बात नहीं है, आराम से आप पढ़ो, आपको कोई पैसे का लेन देन नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ईमेल्स आपके पास में, आपको जो लग रहा है आप डाउट पूछो। टीचर को तो आप ढूंढ ही सकते हो कहीं से भी, जहाँ से डाउट पूछ सकते हो वहाँ से डाउट पूछो, बस कंसेप्ट को अच्छे से समझो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।